हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस और पॉलिटी एंड गवर्नेंस के भी बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन इलेक्टोरल प्रोसेस। हमारी जो चुनाव की पूरी प्रोसेस है उसमें जो सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको ईसीआई भी कहा जाता है, या भारत निर्वाचन आयोग, उसमें जो हेड करते हैं उसको इलेक्शन कमिश्नर्स, उनका क्या रोल है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। और हाल ही में जो इलेक्शंस हुए हैं कई स्टेट्स में, नेशनल लेवल के इलेक्शन, और अभी इंक्लूडिंग यूपी जो 5 स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं, उनमें कई बार कई चीजों को लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमिश्नर्स का भी फेयर क्रिटिसिज्म होते हुए देखा गया है। मुझे लगता है ब्यूटी है हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस की कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है जो अलाउ करता है कि अगर हेल्दी क्रिटिसिज्म हो, फेयर क्रिटिसिज्म हो, उन प्रोसेसेस को, उन इंस्टीट्यूशंस को और ज्यादा बेटर, रोबस्ट, ट्रांसपेरेंट बनाने में, तो वो हर इंस्टीट्यूशन, हर डेमोक्रेसी या हर इंडिविजुअल उसको वेलकम करता है। आज हम बात करेंगे हाल ही में क्या क्रिटिसिज्म रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, और उससे भी ज्यादा जो सिलेक्शन प्रोसेस है इलेक्शन कमिश्नर्स की, उसकी अभी क्या प्रोसेस है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, क्या क्रिटिसिज्म है, और इसको बेटर बनाने के लिए कई बार डिफरेंट टाइप की रिकमेंडेशंस दी जा चुकी हैं। क्या किया जा सकता है जिससे ये जो इतना रोबस्ट इंस्टीट्यूशन है, जो वर्ल्ड ओवर रिनाउंड है अपने फेयरनेस को लेके, अपने इस मैसिव, जिसको कहा जाता है आजादी का महोत्सव या सबसे बड़ा महोत्सव हमारे देश का, इतना मैसिव इलेक्टोरल एक्सरसाइज को इतने फेयर तरीके से ऑर्गेनाइज करवाने के लिए उसमें और क्या इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा। पिछले कुछ महीने पहले आपने सुना होगा कि एक इनफॉर्मल मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई बाय द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द ऑफिस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, और उसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और उनके साथ उनके 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनको भी उसमें बुलाया गया। कई लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड बॉडी है, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर उनको समन नहीं कर सकते, उनको इनफॉर्मली भी नहीं बुला सकते। अगर कोई डिस्कशन था तो उनके पास जाके कर सकते थे, क्योंकि ईसीआई अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी मानी जाती है और इनका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि ये बिल्कुल फेयर तरीके से इलेक्शंस को करवाएंगे। इस वजह से इनका परसेप्शन और रियलिटी अपनी इंडिपेंडेंस का, और हम सभी पॉलिटिकल पार्टी से, गवर्नमेंट एटसेट्रा से दूर हैं, हम अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं और किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, इस परसेप्शन को बिल्ड करना और उस पर डिलीवर करना सभी के लिए, पूरी डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है। क्या बैकग्राउंड है, कई सालों में और लगातार होता रहा है, यह हर इंस्टीट्यूशन की कहानी होती है। इंस्टीट्यूशन सेटअप होता है, क्रिटिसिज्म होता है, अपने आप को रिफॉर्म करता है, बेटर होता है, फिर क्रिटिसिज्म होता है, फिर रिफॉर्म होता है, फिर बेटर होता है, एंड दिस इज हाउ लाइफ गोज ऑन। इसी वजह से इंडिया, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन वर्ल्ड, स्टिल अलाइव एंड एक्सट्रीमली वाइब्रेंट एंड किकिंग। कई बार मल्टीपल एक्विजिशंस लगाए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कि कभी पार्टी ए को, कभी पार्टी बी को फेवर कर रही हैं, कभी हो सकता है जो उस वक्त डिस्पेंसेशन हो या जिसकी गवर्नमेंट हो उसको हो सकता है फेवर करती दिखाई हो। एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस हमेशा की एक कहानी रही है, और एक 2019 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मदन लोकर की रिपोर्ट में भी उन्होंने कहा, जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू इंडियाज इलेक्शन सिस्टम, कि बहुत सारे इंस्टेंसेस देखे गए 2019 के जनरल इलेक्शन में जिसमें शायद ऐसा लगा लोगों को, या जनरल परसेप्शन बन पाया कि ईसीआई ने प्रॉपर्ली शायद एक्ट नहीं किया हो, इन एक्शन on the part of ECI while conducting 2019 general elections. गवर्नमेंट के ऊपर भी कई बार एक्विजिशंस लग चुके हैं कि हो सकता है इलेक्शन कमिश्नर श्री अशोक लवासा, जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को छोड़ा, उसको लेकर भी एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस लगातार न्यूज में बने रहे। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इतना रोबस्ट इंस्टीट्यूशन है, और इनके पीछे एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी है जिसका सभी लोग नाम बहुत रिस्पेक्ट के साथ लेते हैं, श्री टीएन शेषन जी। श्री टीएन शेषन को इस बात का क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने जिस तरह के रिफॉर्म्स लाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या इसकी इंडिपेंडेंस को, इंपार्शियलिटी को स्टैब्लिश किया, वो मुझे लगता है पूरे इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक लैंडमार्क पीरियड रहा, जिसके लिए इंडियन डेमोक्रेसी एंड इंडिया एज ए कंट्री हमेशा हमेशा के लिए उनके इंडेटेड रहेगी।
क्योंकि ईसीआई एक इंस्टीट्यूशनल कीस्टोन है इंडियन डेमोक्रेसी को विल होल्ड करने के लिए। गवर्नमेंट्स आती हैं जाती हैं, इंस्टीट्यूशंस आते हैं जाते हैं, लेकिन ईसीआई का जॉब है कि ये जो प्रोसेस है चेंज का, ट्रांसफॉर्मेशन का, इलेक्शंस का, इसको वो फेयर तरीके से, इंपार्शियल तरीके से, सभी से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इन रियलिटी एंड इन परसेप्शन, मतलब आप इंपार्शियल होंगे लेकिन लोगों को इंपार्शियल दिखने भी चाहिए, परसेप्शन भी उतना इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आज की डिबेट हमारी सेंटर्ड रहेगी कि ईसीज या ईसीआई जो ऑलरेडी इतनी रोबस्ट इंस्टीट्यूशन है उसको और किस तरीके से ईसीआई की इंडिपेंडेंस को, न्यूट्रलिटी को, ट्रांसपेरेंसी को एनहेंस किया जा सके। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन सा आर्टिकल है जिसके थ्रू ईसीज को अपॉइंट किया जाता है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैंडेट बेसिकली दिया जाता है? आर्टिकल 324(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये एस्टैब्लिश करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूशन को, और ये क्लियरली कहता है कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट है वो उस बेसिकली लॉ के हिसाब से होगा जिसको पार्लियामेंट इनेक्ट करेगी। ये जो वर्ड है उस हिसाब से, या सब्जेक्ट टू क्लॉज, ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था उस वक्त डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने इसको जस्टिफाई किया कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा आदमी वहां पे सीट पे बैठ जाए एज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जिसको हो सकता है नॉलेज ना हो, या ऐसे इंसान को हु इज ए फूल और नाइव पर्सन और ए पर्सन हु इज लाइकली टू बी अंडर द थंब ऑफ द एग्जीक्यूटिव, मतलब गवर्नमेंट का ही कोई आदमी हो जिसको बिठा दिया जाए, ऐसा आदमी वहां ना बैठ पाए। इसकी वजह से आर्टिकल 324(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन करता है कि पार्लियामेंट एक लॉ बनाए और वो लॉ स्पेसिफाई करे कि इलेक्शन कमिश्नर्स किस तरीके से अपॉइंट किए जाएंगे। अब क्वेश्चन आ जाता है, क्या ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ी थी कि आप एक लेजिस्लेशन बनाइए जो डिफाइन करे कि ईसीज को कैसे अपॉइंट किया जाए, क्या पार्लियामेंट ने आज तक कोई लॉ बनाया? हां या ना? नहीं और हां, इट्स ए मिक्स। 1989 में एक लॉ बनाया गया जिसमें यह कहा गया कि इलेक्शन कमिश्नर एक के बजाय अब कितने होंगे? 3 होंगे, लेकिन किस तरीके से अपॉइंटमेंट उनका होगा इसको लेके ना ही तो 1989 में जो लॉ बनाया गया उसमें उसको डिफाइन किया गया, और ना ही 1989 के बाद कोई और अलग से लॉ बनाया गया जिसमें इस बात को डिफाइन करने की कोशिश की कि जो अपॉइंटमेंट होगा इलेक्शन कमिश्नर्स का ये किस तरीके से किया जाएगा। इसका मतलब जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस पहले चला आ रहा था उसी को फॉलो किया गया। 1989 का जो ये लॉ पार्लियामेंट ने पास किया उसमें सिर्फ 1 से बढ़ा के 3 इलेक्शन कमिश्नर्स कर दिए गए थे, और इस वजह से जो क्रिटिक्स हैं वो इसको एक लेजिस्लेटिव इनएक्शन मानते हैं कि पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई अंडर आर्टिकल 324(2). पार्लियामेंट ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शायद उतना डिस्चार्ज नहीं किया। इस वजह से अब कई लोगों ने इसमें पीआईएल फाइल की है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। 3 रिट पिटीशंस 2015 से पेंडिंग है जिसमें बार बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अर्ज किया जा रहा है कि जो पूरी प्रोसेस है अपॉइंटमेंट की इलेक्शन कमिश्नर्स की, जिसमें सेंटर अपनी मर्जी से किसी को भी इलेक्शन कमीशन अपॉइंट कर देता है, ये एक्चुअली हमारा जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 324(2) है, और जो डेमोक्रेसी का बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन किया गया है, इन सभी को वायलेट करता है। या तो पार्लियामेंट खुद लॉ बनाए, अगर पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाती है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करे और जुडिशरी फोर्स करे पार्लियामेंट को कि एक प्रॉपर इसमें लॉ बनाया जाए जो ये डिफाइन तो करे ही करे कि कितने इलेक्शन कमिश्नर्स हों, लेकिन ये भी डिफाइन करे कि उनका अपॉइंटमेंट किस प्रोसेस को फॉलो करके हुआ जाएगा। ये तीनों पिटीशंस आर्ग्यू करती हैं फॉर एन इंडिपेंडेंट सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स, क्योंकि कई सारी जो पहले की लॉ कमीशंस हैं, कई कमिटी रिपोर्ट्स रेकमेंड कर चुकी हैं कि अभी का जो प्रोसेस है ये अपॉइंटमेंट इलेक्शन कमिश्नर्स को, ये शायद उतना रोबस्ट नहीं है। एक एक करके बात करते हैं कि कौन कौन से वो रिफॉर्म्स हैं जो अभी तक रेकमेंड किए जा चुके हैं। 1975 से ये डिबेट लगातार चल रही है और 1975 में जस्टिस तारकुंडे ने कमिटी ने रेकमेंड किया कि जो ईसीज हैं उनको एक कमिटी की एडवाइस पे अपॉइंट किया जाए, और उस कमिटी में कौन कौन होना चाहिए? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा ऑपोजिशन लीडर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये सेम रिकमेंडेशन को रिटेरेट किया किसने? दिनेश गोस्वामी कमेटी ऑफ 1990। उसके साथ साथ सेम रिकमेंडेशन को रिटेरेट किसने किया? लॉ कमीशन ऑफ 2015। इसके अलावा जो 4th रिपोर्ट है जिसको आप यूपीएससी की तैयारी के लिए भी पढ़ते होंगे, 4th रिपोर्ट ऑफ सेकंड एआरसी या फिर 4th रिपोर्ट ऑफ
सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 2007, उन्होंने इस रिकमेंडेशंस के अलावा एक और एडिशनल रिकमेंडेशन दी कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा ऑपोजिशन लीडर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा लॉ मिनिस्टर और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा को भी इस कमिटी या कॉलेजियम का पार्ट होना चाहिए। प्रेसिडेंट भी इसमें एग्जिट करते हैं। कई लोगों ने कहा कि ये अभी जो प्रोसेस चल रही है कि जो गवर्नमेंट है, जिसको आप एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, वो अपने मर्जी से बिना किसी ऑपोजिशन के या उसमें जुडिशरी का पार्ट, बिना किसी कमेटी के, जिसको वो चाहे इलेक्शन कमीशन बना सकते हैं। इस प्रोसेस को खत्म इसलिए भी किया जाना चाहिए कि ये सिंपल इंस्टीट्यूशनल नहीं है, ये सिंपल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है। बहुत सारे जुडिशियल या सेमी जुडिशियल फंक्शंस को भी ये डिस्चार्ज करते हैं। इनफैक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ इलेक्शंस फ्री हो, फेयर हो, उसको कंडक्ट करवाने के साथ साथ कई सारे क्वासी जुडिशियल फंक्शंस को भी डिस्चार्ज करती है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, और खास तौर से जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके बीच में भी। बहुत सारे जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रेफर किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फाइनली उनको सेटल करती है। इलेक्शन करवाना एक पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्वासी जुडिशियल फंक्शंस भी हैं। तो कैसे गवर्नमेंट जिसको चाहे उसको उन चेयर्स पे, पोजीशंस पे बिठा दे? इसका मतलब हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को बिठा दे जो हमेशा सिर्फ गवर्नमेंट को ही फेवर करते चाहें। इसका मतलब ऐसे सर्कमस्टांसेस में जहां पे क्वासी जुडिशियल फंक्शंस भी हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मान चुके हैं, एग्जीक्यूटिव कैन नॉट बी ए सोल पार्टिसिपेंट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, जो कि सिर्फ गवर्नमेंट को, एग्जीक्यूटिव को अनफेटेड डिस्क्रेशन दे, रूलिंग पार्टी को, कि जिसको चाहे, जिनकी उनकी लॉयल्टी हो, उनको ही इलेक्शन कमिश्नर्स की पोजीशंस में बिठा दें। इस वजह से पूरी सिलेक्शन प्रोसेस आज की डेट में यह सही कहना होगा कि वनरेबल है, कि इसको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, मिसयूज भी किया जा सकता है। तो इन सारी रिकमेंडेशंस, इस बैकग्राउंड को देखते हुए लगता है कि एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल, एक बायपार्टीशन कमेटी बनाई जानी चाहिए, ताकि इलेक्शन कमिश्नर्स का जो सिलेक्शन है वो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, और इसका परसेप्शन और एक्चुअल जो इंडिपेंडेंस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उसको स्टैब्लिश किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। और क्या ये नई चीज है? क्या ये नई रिकमेंडेशन है? बहुत सारे और जो पोजीशंस हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हैं, CIC आप देख लीजिए, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, लोकपाल, विजिलेंस कमिश्नर, या डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या CBI, ये सभी क्वासी जुडिशियल नेचर की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ECI की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शंस भी लगभग सिमिलर टाइप के ही हैं। जब CIC के लिए, लोकपाल के लिए, विजिलेंस कमिश्नर के लिए या डायरेक्टर ऑफ CBI के लिए एक कॉलेजियम है या एक कमिटी है जो रिकमेंडेशन करती है, जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इंक्लूडेड हैं और बाकी लोग भी इंक्लूडेड हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके सिलेक्शन प्रोसेस में क्यों हम एक कमिटी, कॉलेजियम नहीं ला सकते? अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस सेक्रेटरी, ये 2015 से जो रिट बेसिकली पड़ी हुई है, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर किया 2018 में, उसने एक मेजर क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन को रेज किया है कि क्यों ना एक कोलिजियम सिस्टम को इनेक्ट किया जाए, जिसके थ्रू ECI को चूज किया जाए। कई बार यह लिस्ट हुई, लेकिन 2020 में पेंडेमिक की वजह से इस पर हियरिंग नहीं हो पाई, और एक बेंच जिसमें चीफ जस्टिस श्री JS खेर के साथ जस्टिस DY चंद्रचूड़, उन्होंने भी कहा कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो सुपरवाइज करते हैं, इलेक्शंस को होल्ड करते हैं पूरी कंट्री में, इस वजह से उनका जो ऑफिस है बहुत सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब उनका जो सिलेक्शन है वो भी सबसे ट्रांसपेरेंट, मोस्ट ट्रांसपेरेंट मैनर में ही कंडक्ट किया जाना चाहिए। और इसलिए उन्होंने जो मैंडेट है, ये आर्टिकल 324(2), जिसके थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है, उसमें जो ये एक्सपेक्टेशन है पार्लियामेंट से कि आप अलग से डिटेल लॉ बनाएंगे जो ये डिफाइन करेगा कि इलेक्शन कमिश्नर्स को कैसे चूज किया जाएगा, अभी तक पार्लियामेंट ने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं किया गया है। अब हो सकता है कि जुडिशियल स्ट्रिक्चर्स या जुडिशियल इंटरवेंशन के थ्रू किसी तरह का एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल बायपार्टीशन कोलिजियम सिस्टम को इन्फोर्स किया जाए, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्ड स्टैंडर्ड है किसी भी वाइब्रेंट फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में। ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जीक्यूटिव का मतलब
उस वक्त की जो गवर्नमेंट है वही सारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस पे अपनी मर्जी से ही दूसरों को बिना ऑन बोर्ड लिए अपने ही फेवरेट या अपने मनपसंद लोगों को बिठा दे। उसमें बाकी कोलिजियम मेंबर्स या कोलिजियम सिस्टम का भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और ईसीआई की जिस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए एक फेयर और ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट सिस्टम प्रोसेस बियॉन्ड रिप्रोच है, लाना ही होगा दोस्तों। मुझे लगता है इंपॉर्टेंट डिबेट है, बहुत बार क्रिटिसिज्म भी होता है, चाहे उनका अपॉइंटमेंट हो चाहे उनका रिमूवल हो, उसको लेकर। रिमूवल की प्रोसेस बहुत मुश्किल है इलेक्शन कमिश्नर्स की, लेकिन अपॉइंटमेंट का पूरा डिस्क्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में ही है। गवर्नमेंट कोई भी रहे, इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि क्योंकि डिस्क्रेशन अवेलेबल है तो गवर्नमेंट हो सकता है अपनी मर्जी के हिसाब से जो उनके फेवरेट कैंडिडेट्स हैं उनको उन पोजीशंस पे अपॉइंटमेंट करे। और कई बार यह भी हो सकता है कि ईसीआई ने किसी तरह का कोई बायस नहीं किया हो, लेकिन क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन, लोग या पॉलिटिकल पार्टीज उसका गलत मतलब कई बार निकाल भी सकते हैं। तो क्यों ना ये जो गैप है या जो सेक्शन 324(2) की एक्सपेक्टेशन है कि पार्लियामेंट सेपरेट लॉ पास करे जो डिटेल में डिफाइन करे, एक कोलिजियम सिस्टम की रिकमेंडेशन लॉ कमीशन पहले कर चुके हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी इसमें इंडिकेट कर चुके हैं। इसके अलावा सेकंड एआरसी ऑफ 2007 भी इंडिकेट कर चुके हैं, जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, लॉ मिनिस्टर हो एटसेट्रा, या डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हो, इन सबको भी क्यों ना इंक्लूड कर लिया जाए ताकि ऐसे लोगों का सिलेक्शन हो जो फेयर माने जाए, ट्रांसपेरेंट माने जाए, बाकी स्टेक होल्डर्स के इनपुट और उनको पूरी प्रोसेस का पार्ट बनाते हुए अगर कोई सिलेक्शन होगा तो उसको कहीं ज्यादा एक्सेप्ट किया जाएगा, वो फेयर भी होगा और उसका परसेप्शन या वो दिखाई भी पूरे देश को फेयर ही देगा। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।